श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। आज हमने बेहद खास विषय इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए रखा हुआ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि साक्षरता, शिक्षा हम सभी के लिए बहुत जरूरी है और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए, सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। लेकिन हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शिक्षा के प्रकाश से दूर रह गए हैं। तो उन लोगों को कवर करने के लिए, आच्छादित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो इसके बारे में बातचीत करने के लिए, बेहद विस्तार से जानकारी देने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है अखिलेश मिश्रा जी को। आप जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मिश्रा साहब, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि नव भारत साक्षरता अभियान, ये कार्यक्रम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2022 से 27 तक एक कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी वयस्क हैं, उनको औपचारिक शिक्षा जिनके बीच में छूट चुकी है, उनको मुख्य धारा में लाना, पढ़ाई की मुख्य धारा में लाना, वो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। ऐसे वयस्क जो 15 वर्ष से ऊपर हैं और इनकी किसी न किसी तरह से इनकी पढ़ाई की मुख्य धारा से वंचित रहे, ये पढ़ लिख नहीं पाए, इनको मुख्य धारा में लाने का ही उद्देश्य है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। यानी कि 15 वर्ष या उससे अधिक के जो बच्चे हैं, वयस्क हैं, वो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उनको आप इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है शामिल करेंगे। यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे कि आप ये कैसे पहचान कर लेंगे कि ये बच्चा है, इसने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है? हर गांव और शहर का एक गहन सर्वे हुआ है। सर्वे में वहां के टीचर्स, आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ता, वहां के पंचायत के जो सचिव हैं या रोजगार सहायक, इन सब ने मिलकर एक सर्वे किया। उस सर्वे में ऐसे लोग जिनके पास किसी भी प्रकार का शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र नहीं पाया गया, उनको ये माना गया कि वो निरक्षर हैं या असाक्षर हैं। निरक्षर शब्द थोड़ा सा क्योंकि नेगेटिव हो जाता है, तो आजकल इनको असाक्षर बोला जाता है। तो उनको, जितने भी ये हमारे यहाँ स्कूलों में सामाजिक चेतना केंद्र संचालित हैं, उनमें एक रजिस्टर को रखा गया है, रजिस्टर को रिकॉर्ड रखा गया है और उसमें हर व्यक्ति की एक जानकारी है। और ये लोग जो हैं, इन्हीं को अपन मानते हैं कि ये निरक्षर हैं। जी, यानी कि बाकायदा जो है सर्वे के माध्यम से, सर्वेक्षण के माध्यम से आप ये तय करते हैं कि ये लोग शिक्षा के प्रकाश से दूर रह गए हैं। यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे कि आपने बोला कि किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो किस स्तर के सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट माना जाता है? किसी भी स्तर का सर्टिफिकेट हो, चाहे कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी की जो मार्कशीट्स होती हैं, यदि वो उनके पास हैं तो वो साक्षर की श्रेणी में आते हैं, मतलब वो पढ़ना लिखना जानते हैं, उनको साक्षर माना गया है। लेकिन यदि किसी भी तरह का प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है, तो इसका तात्पर्य यही है कि वो निरक्षरता या असाक्षर की श्रेणी में आएंगे। जी, यानी कोई प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है तो ये मान लिया जाएगा कि वो असाक्षर हैं और उनको साक्षरता कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम का बृहत्तर स्तर पर क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य रख करके इस कार्यक्रम का निर्माण किया गया है या इसका संचालन किया जा रहा है? कार्यक्रम के उद्देश्य तो बहुत वृहद है। पहले क्या होता था, साक्षरता का मायने ये होते थे कि आप अपना नाम लिखना जानते हैं तो साक्षर हो गए, छोटे मोटे जोड़ घटाना जानते हैं तो भी आप साक्षर की श्रेणी में आ गए, या हल्का फुल्का सरल सी भाषा पढ़ ली तो भी आप साक्षर की श्रेणी में आ गए। लेकिन वर्तमान जो नई शिक्षा नीति 2020 है, उसमें थोड़ा सा मायने बदल गए हैं। अभी जो साक्षरता की परिभाषा है बहुत वृहद हो गई है, तो उसको कुछ भागों में बांटा गया है कि वो कौन से लोग होंगे, उनको क्या क्या ज्ञान होगा जब वो साक्षरता की श्रेणी में आएंगे। जी, तो पहला है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसका मतलब है कि समझ के पढ़ना, लिख पाना और संख्यात्मक ज्ञान। एक पार्ट ये हो गया। पहले इतने में ही साक्षरता, मतलब व्यक्ति को साक्षर मान लिया जाता था। अब इसके साथ साथ क्रिटिकल लाइफ स्किल भी जुड़ गए हैं। क्रिटिकल लाइफ स्किल मतलब आप जीवन के किसी भी, मतलब आप अपने चारों तरफ का जो फील्ड देख रहे हैं, आप चाहे बैंक चले जाएं, रेलवे स्टेशन चले जाएं, आप न्यायालय में खड़े हों, तो उसके बारे में आपको सब जगह का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। रेलवे स्टेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन आ रही है, उसका नंबर कौन सा है, लेट चल रही है। टिकट में आपको रिजर्वेशन कराते आना चाहिए। यदि आप बैंक में खड़े हैं तो आप
आपको खाता में से पैसे निकाल ले आना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हैं। कानून के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि हमारे अधिकार और कर्तव्य, ये सब चीजें भी इसमें जुड़ी होंगी। साथ साथ आपको मोबाइल का उपयोग करते आना चाहिए। ये सब क्रिटिकल लाइफ स्किल का पार्ट है। इसके अलावा वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट भी साक्षरता के उद्देश्य का एक भाग है कि आपको अकेला ये नहीं कि पढ़ना लिखना जोड़ना घटाना आ जाए इससे साक्षरता पूरी हो जाएगी। नहीं, आपने पढ़ लिख कर क्या आप इसके द्वारा रोजगार पा पाए, तो वो भी इसी का पार्ट है। वो बोलते हैं वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट भी इसका ही पार्ट है। इसके अलावा बेसिक एजुकेशन में है ये मतलब बुनियादी शिक्षा। मतलब इसके अंतर्गत इसको 3 श्रेणियों में रखा है। पहला ज्ञान का लेवल होना चाहिए कक्षा 3 से 5 तक, ये प्रारंभिक है। इसके बाद अपन जाते माध्यमिक में, जहां पर आपका ज्ञान स्तर होना चाहिए 6 से 8 तक, और उसके ऊपर जाएंगे तो माध्यमिक चरण है, जहां पर आपका ज्ञान स्तर होगा कक्षा 9 से 12 तक। और इसके बाद इसका उद्देश्य एक और है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन। मतलब आप बेसिक ज्ञान प्राप्त करके आगे और भी किसी फील्ड में आप जुड़ना चाहें, जैसे कला है, विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, संस्कृति है, खेल है, मनोरंजन है, ये भी इसी में इंक्लूड किया गया है। तो अब ये परिभाषा है जो साक्षरता की, वो बृहद हो गई है। जी, बहुत सही फरमाया आपने कि अब शिक्षा की या साक्षरता की जो परिभाषा थी कि मात्र पढ़ लेना, अक्षर का ज्ञान हो जाना, समझ लेना, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना, वो ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन जीने के लिए जो तमाम आयाम होते हैं, स्किल्स होते हैं, कौशल होते हैं, वो भी जानना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही कंटिन्यूइंग आपने बताया कि सतत चलने वाली प्रक्रिया, रोजगार से भी आप जुड़ सकें, कौशल भी प्राप्त कर सकें। बहुत वृहद परिभाषा इसकी हो चुकी है नई शिक्षा नीति, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अंतर्गत। बहुत विस्तार से आपने इसके बारे में बताया। हम आगे अब जानना चाहेंगे कि बच्चों को जब आप चिन्हांकन कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ये बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए हैं या साक्षर नहीं है, कोई सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र इनके पास नहीं है, अब इनको सामाजिक चेतना केंद्र से जोड़ना है। तो ये सामाजिक चेतना केंद्र किस स्तर तक कार्य करते हैं? क्या ब्लॉक लेवल पे, स्कूल लेवल पे या ग्राम स्तर पे ये सामाजिक चेतना केंद्र होते हैं, या प्राइमरी स्कूल है तो सिर्फ वहीं पे चलेंगे, या प्राइमरी स्कूल से ऊपर के स्तर के स्कूल हैं तो वहां संचालित किया जाएगा? क्या ये तरीका होता है, प्रक्रिया होती है? दीपक जी, आपका प्रश्न बहुत ही सार्थक है, क्योंकि ये जो है ये सबसे चैलेंजिंग काम है। चिन्हांकन एक उसका प्राइमरी स्टेज है। ये पता कर लिया कि कौन लोग हैं जो असाक्षर की श्रेणी में आते हैं। अब हमारा यहीं से चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं कि इनको हर एक गांव में, हर एक शहर में जो मिडिल स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, वहां पर सामाजिक चेतना केंद्रों की स्थापना की गई है। सामाजिक चेतना केंद्र जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि वहां पर अकेला पढ़ाई लिखाई नहीं, पूरे समाज में जो एक व्यक्ति के अंदर चेतना होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, उस लेवल पे व्यक्ति को खड़ा करना, तो वो सामाजिक चेतना केंद्र है। एकीकृत यदि पाठशालाएं हैं, इसका मतलब ये है जहां पर प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल एक साथ चल रहे हैं, वहां पर एक सामाजिक चेतना केंद्र होगा हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल पर। जहां पर सिर्फ हाई स्कूल तक है तो वहां पर सामाजिक चेतना केंद्र हाई स्कूल लेवल पे होगा। जहां मिडिल स्कूल है तो वहां पर मिडिल स्कूल और प्राइमरी है एक साथ एकीकृत है, तो वहां पर भी सामाजिक चेतना केंद्र मिडिल स्कूल के लेवल पे होगा। और जहां पर यदि अकेली प्राइमरी स्कूल है तो वहां पर सामाजिक चेतना केंद्र चल रहा होगा वहां पर। इसके जो प्रमुख हैं, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हों, हाई स्कूल के प्रिंसिपल हों, मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक हों या प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक हों, ये इसके नोडल अधिकारी होते हैं। मतलब इस केंद्र के संचालन की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं नोडल अधिकारियों की होती है। और ये क्या होता है कि उनको इस सामाजिक चेतना केंद्रों तक लाना और उनको ये जो अपन बात कर रहे थे कि सोशल अवेयरनेस, ना सिर्फ पढ़ाई, सोशल अवेयरनेस से जोड़ना, ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो इसके लिए वॉलेंटियर्स रखे गए हैं हर सामाजिक चेतना केंद्र, जो वहीं के पढ़े लिखे नौजवान युवक युवतियां हैं जो वास्तव में समाज सेवा से जुड़ना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को अक्षर साथी नाम दिया गया है और इनकी दायित्व होता है, नोडल अधिकारी के साथ साथ इनका दायित्व होता है कि इनको उन असाक्षरों को पढ़ाना लिखाना। और ये भी सबसे बड़ी बात हम आप बता दें आपको कि जो नॉर्मल स्कूल टाइमिंग होती है उससे ये बंधे नहीं होते। हमें मतलब ये अक्षर साथी जो हैं उनकी सुविधा के अनुसार
असाक्षरों की सुविधा के अनुसार वो पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये रात को फ्री रहते हैं तो उस समय पढ़ा दिया, सुबह फ्री रहते हैं उस समय पढ़ा दिया, या छुट्टियां पड़ गई हैं तब पढ़ा दिया। तो मतलब ये कि असाक्षर साथियों का अब पूरा दायित्व बन जाता है कि उनको इन लोगों को बिल्कुल परफेक्ट करना अपने विषय में। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो नोडल अधिकारी होते हैं उस पाठशाला के, उस स्कूल के नोडल अधिकारी के साथ उसी गांव के या उसके आसपास के जो अक्षर साथी होते हैं जी। उनकी भूमिका होती है, दायित्व होता है कि वो जो असाक्षर लोग हैं, व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करवा करके उनको शिक्षा दीक्षा से जोड़ना। और ये बच्चों के टाइमिंग के हिसाब से होता है, यानी कि जो काम वो कर रहे होते हैं वो काम प्रभावित नहीं होता है जब अपने काम से या अपने दिनचर्या से वो मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं, उनका खाली समय होता है, उस समय पर जो है अक्षर साथी उनको पढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आगे हम चर्चा को जारी रखेंगे और ये जानना चाहेंगे कि हम औपचारिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बच्चे पढ़ने आने लगते हैं, तो फिर क्या प्रयास होता है कि बच्चों को किस स्तर तक की पढ़ाई करवा दी जाए? देखिए, सबसे बड़ा तो यही काम है कि इनको यहाँ तक लाए और इनका पढ़ना लिखना शुरू हुआ अक्षर साथी और नोडल अधिकारी के मदद से। लेकिन वहां पे ये लगातार आते रहें और शिक्षा प्राप्त करते रहें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उनको सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ा जाता है, उनको वो योजनाओं के बारे में बताया जाता है जिनका लाभ है पढ़ने लिखने से। मतलब पढ़ना लिखना, ये लोग कहते हैं कि अरे अब तो हम बूढ़े हो गए, हम क्यों पढ़ेंगे लिखेंगे। तब वहां पर उनको बताया जाता है कि आखिर आपका पढ़ना लिखना जरूरी क्यों है। ऐसी कई योजनाएं सरकार की हैं जहां पर आप यदि पढ़े लिखे हैं तो उनका लाभ आपको मिलेगा। आपके पढ़े लिखने होने से आपका परिवार में भी पढ़ाई के प्रति लोगों के जागरूकता आएगी। आप गांव में यदि बूढ़े लोग पढ़ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि वहां पर एक क्या माहौल क्रिएट होगा कि बूढ़े पढ़ रहे हैं तो हम छोटे छोटे बच्चे या जो और नौजवान हैं जो पढ़ाई से छूटे हुए हैं वो लोग क्यों ना पढ़ाई करें। तो एक माहौल क्रिएट होता है और साथ में वो रोजगार की तरफ रुझान होता है उनका। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जब हम नव युवकों को या वयस्कों को या बच्चों को प्रेरित करते हैं तो शायद उनका ध्यान जो है शिक्षा की तरफ उतना ना जाए, लेकिन जो ग्राम स्तर के ग्रामीण जो है, बुजुर्ग ग्रामीण खासकर, वो एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, वो रोल मॉडल बन सकते हैं कि अगर आप 50 की उम्र में या 60 की उम्र में अगर साक्षरता को समझते हैं, उसके महत्व को समझते हैं, सिर्फ पढ़ना लिखना या गुणा गणित कर लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सामाजिक ज्ञान होना। आप बैंक में जा रहे हैं, आप रेलवे में जा रहे हैं, आप पोस्ट ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपसे जुड़ी हुई तमाम चीजें हैं। अगर आपको किसी का सहारा लेना पड़ रहा है, धक्के खाने पड़ रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप अपने ही गांव के सामाजिक चेतना केंद्र में जाकर के जो इतनी बड़ी योजना चलाई जा रही है इसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि आप दूसरों को भी जो है जागरूक और शिक्षित कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों की जब पढ़ाई हो जाती है तो क्या जो उनका एग्जाम होता है, जो परीक्षा की प्रणाली होती है, वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे आमतौर पे होती है? कब परीक्षा होती है, परीक्षा की टाइमिंग क्या होती है, कितने घंटे की परीक्षा होती है और क्या क्या पूछा जाता है उसमें? दीपक जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि जो नॉर्मल हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें सब टाइम बाउंडेड होता है। बिल्कुल, कि परीक्षा होगी तो 3 घंटे की, उसके आगे पीछे कोई टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़ा शिथिलता है और ये हमारे उन असाक्षरों के लिए बहुत सुविधाजनक हो जाता है। दरअसल ये जो परीक्षा है ये छुट्टी के दिन आयोजित होती है, लगभग हर बार जब तक आयोजित हुई है अभी तक, अब जो आयोजित हुई है तो वो छुट्टी के दिन आयोजित है। दूसरा एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है, एक लंबा टाइम स्पेन दिया जाता है 10 बजे से 5 बजे तक। इस बार जो परीक्षा आयोजित हो रही है 19 मार्च को, वो 10 बजे से 5 बजे तक, जब इनको सुविधा हो, जब इनको लगे कि अभी हम अब फ्री हैं, अब चलो परीक्षा दे आए, तो वो 2 घंटे के लिए वहां केंद्र पर उपस्थित होकर परीक्षा में आ सकते हैं और वो परीक्षा देके जा सकते हैं। यानी कि जो बच्चे पूरे जिले भर में अभी रजिस्टर किए गए हैं, एनरोल्ड हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है, उनके सर्टिफिकेट के लिए जो परीक्षा होने वाली है, प्रमाण पत्र के लिए जो परीक्षा होने वाली है, वो 19 मार्च को होने वाली है। 19 मार्च दिन रविवार को होने वाली है और 10 बजे से लेके 5 बजे के बीच में जब भी उनको 2 घंटे की फुर्सत हो, बिल्कुल 2 घंटे का खाली समय हो, उस समय में जाकर के वो परीक्षा दे सकते हैं। तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे जो अभी तक रजिस्टर किए गए हैं? आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? बड़ी खुशी की बात है, इस साल हमारे यहाँ जो पंजीकरण है वो 20,677 वयस्क युवक युवतियां और उसमें वृद्ध जन भी शामिल हैं, वो लोग परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। पिछले साल इसकी संख्या 15,700 थी। मतलब
हमें जो टारगेट इस बार मिले हैं वो है 20,670 लोगों की परीक्षा लेनी है और हमारी लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है और सबके लिए अक्षर साथियों ने बड़ी मेहनत करी है। कीमती समय निकाल के इन लोगों को सामाजिक चेतना केंद्रों पर उपस्थित होके, सामाजिक चेतना केंद्र पर उपस्थित नहीं हो रहे तो घर पे जाके उनको अध्यापन कराया है और इस परीक्षा के लिए तैयार किया है। ये जो परीक्षा है हमने जैसे आपको बता चुके हैं, ये लगभग 150 नंबर का पेपर होता है और ये 150 नंबर में जितने भी हमने आपको उद्देश्य बताए थे वो उसमें शामिल रहेंगे और उसी पर आधारित पेपर होता है, परीक्षा होती है। अब बात यह है कि हम बस यही चाहते हैं जितने भी लोग इस वार्ता को सुन रहे हैं, और हम विशेष रूप से आकाशवाणी का धन्यवाद देना चाह रहे हैं जिससे कि हमारी ये बात गांव-गांव में, एक एक घर में ये पहुंच जाए। और हम यहाँ से अपील करना चाह रहे हैं पूरे हर घर के हर व्यक्ति से, वहां पर जो रोजगार सहायक हैं, सचिव हैं, सरपंच हैं, वहां पर जो एनजीओज हैं, हमारा यही उद्देश्य है कि ये 100% ये लोग वहां पर सामाजिक चेतना केंद्र में उपस्थित होकर इस परीक्षा में शामिल हो जाएं। यदि आपका सहयोग नहीं होगा तो हो सकता है थोड़ी सी असुविधा हो, लेकिन आपकी यदि हमारा पूरा सहयोग मिल जाएगा तो निश्चित रूप से ये सामाजिक जो कार्य है, सामाजिक जो सेवा है, इसको हम प्राप्त कर पाएंगे। और निश्चित ही आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली एक बड़ी सेवा करने जा रहे हैं यदि आप इन लोगों को सामाजिक चेतना केंद्र में उपस्थित कराकर परीक्षा दिला पा रहे हैं। तो हम अपील करते हैं यहाँ से पूरे प्रशासन की तरफ से कि आप लोग उक्त दिनांक में आप लोग एक एक जन को उनकी सुविधा के अनुसार उनको सामाजिक चेतना केंद्र पर उपस्थित कराएं, जिससे कि वो पढ़ाई की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। जी, बहुत बड़ा मकसद है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का और बहुत बड़ी अपील है आपकी और बहुत अच्छा मकसद है इसका, बहुत सार्थक मकसद है इसका। पूरी मेहनत आपकी विफल हो जाएगी, पानी में मिल जाएगी। साल भर की मेहनत जो आपने की हुई है, तमाम जो जिला प्रशासन के माध्यम से, प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से, तमाम जो रोजगार सहायक हैं, स्कूल्स हैं, उनके प्राचार्य हैं, नोडल अधिकारी हैं, और सबसे बड़ी बात जो आपके अक्षर साथी हैं जी। और उनसे भी बढ़कर के जो वयस्क इनरोल्ड हुए हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं और शिक्षा प्राप्त की है, अगर वो परीक्षा नहीं देंगे तो ये जो दिनांक है आपने बताया है कि 19 मार्च 2023 रविवार के दिन सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच ये वो समय है जब आपकी मेहनत जो है फलीभूत होने जा रही है। निश्चित रूप से आप इसमें शामिल होइए, प्रमाण पत्र प्राप्त कीजिए और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का बेहद सुनहरा अवसर है। ये बहुत अच्छी अपील है आपकी। निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं कि तमाम जो इसके हितधारक हैं वो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपकी आवाज को सुन रहे हैं और 100% जो लक्ष्य है, जितने भी विद्यार्थी इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं वो परीक्षा में शामिल होंगे और तमाम लोगों का इसमें सहयोग प्राप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अखिलेश मिश्रा साहब, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी सागर। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने नव भारत साक्षर कार्यक्रम के बारे में बहुत विस्तार से जो है हमारे श्रोताओं को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पुनः दीपक जी, हम अपने सागर प्रशासन की तरफ से, पूरे प्रशासन की तरफ से और हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत और आकाशवाणी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के प्रसारण में मदद कर रहे हैं। धन्यवाद बहुत।